आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से टारगेट डिस्ट्रिक्ट एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज जो कि संविधान यानी इंडियन पॉलिटी का आज दूसरा सेशन है और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कल के सेशन में जो डिस्कस किया था वो था पिट्स। हम लास्ट टॉपिक कहाँ पे छोड़े थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, तो 1884 में क्या हुआ था, तो 1884 में क्या किया था, दो चीज़ों का किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति को कम करने के लिए इंग्लैंड के द्वारा क्या किया गया था, इंग्लैंड की महारानी के द्वारा एक चार्टर एक्ट लाया गया था 1884 में, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत दो चीज़ों का गठन किया गया। वो कौन कौन सा था, तो वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम किया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम बीओसी का काम किया था। तो हमने देखा था कि बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था, मतलब जो राजनीतिक काम था वो देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे जो व्यापारिक कार्य था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक चार्टर एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया था। 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम अंग्रेज 1 लाख रुपए खर्च किया, किस पर, भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या किया इन्होंने, दूसरा किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो एकाधिकार समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से नहीं किया। चाय चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चाय और चीन को छोड़कर, किस चार्टर अधिनियम के तहत, तो वो हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, और क्या किया गया, और इसके बाद क्या किया गया था, तो और इसके बाद किया गया था ईसाई मशीनरी को मतलब अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। धर्म का प्रचार, ठीक है, धर्म का प्रचार। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या किया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज सर्वप्रथम 1 लाख रुपए खर्च किया। और दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया। फिर तीसरा क्या किया इस 1813 के चार्टर एक्ट में, धर्म के ईसाई मशीनरी को धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। ठीक है, इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। उस टाइम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसे ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया, इसके अलावा अब इसमें किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार बचा था चाय और चीन, उसको भी समाप्त कर दिया। मतलब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया, तो वो था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और इसके बाद विधि आयोग की स्थापना किया गया।
सर्वप्रथम विधि आयोग का स्थापना किया गया भारत में। सर्वप्रथम विधि आयोग का स्थापना किया गया भारत में किस चार्टर अधिनियम के तहत, तो वो भी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, हेड था कौन, तो हेड था मैकाले। ठीक है। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, इसे ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके बाद 1813 के चार्टर अधिनियम में चीन और चाय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रख के बाकी सभी इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया था। और 1833 के चार्टर अधिनियम में जो चाय और चीन जो छोड़ा गया था 1813 में, उसको भी समाप्त कर दिया। मतलब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया, समाप्त किया गया। इसके बाद किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन किया गया भारत में। अब विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएगा मैकाले। ठीक है, मैकाले था विधि आयोग के अध्यक्ष। और इसके बाद आता है अंतिम चार्टर एक्ट। अंतिम चार्टर एक्ट, ठीक है। अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसके बाद आता है लास्ट और अंतिम चार्टर एक्ट, वो हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या किया गया था, तो सिविल सर्विसेज में भारतीयों को खुली प्रतियोगिता दी गई, या भारतीय लोग सिविल सर्विस में भाग ले सकते हैं। पहले मतलब भारतीय सिविल सर्विस में भाग नहीं ले सकते थे, सिर्फ अंग्रेज ही ले सकते थे। अब क्या हुआ, तो 1853 के चार्टर एक्ट, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके तहत भारतीयों को खुला छूट दिया गया सिविल सर्विस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो अगर सिविल सर्विस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खुली प्रतियोगिता किसमें रखी गई थी, तो 1853 के चार्टर एक्ट के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह होता है। मंगल पांडे यानी सैनिक विद्रोह भी कह सकते हैं। इसके बाद होता है 1857 की क्रांति। इसके बाद होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अनेक कारणों से हुआ था। इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो बना के चैनल पर डाल दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कम से कम 2 लेक्चर होगा 1857 की क्रांति के ऊपर, तो आपने अगर नहीं देखा है देख लीजिए। 1857 की क्रांति पर फिर एक बार वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज ये तो पॉलिटिकल सेशन चल रहा है, हिस्ट्री नहीं चल रहा है, इसे थोड़ा थोड़ा बता। 1857 की क्रांति पॉलिटिकल, राजनीतिक तथा अनेक सैनिक कारणों से, सैनिक विद्रोह तथा के कारण ही 1857 की क्रांति हुआ। उस समय भी भारत आजाद हो सकता था, कुछ अंदरूनी विफलताओं के कारण भारत आजाद नहीं हो पाया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया कब हो गया, तो 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब किसका शासन चलेगा, वो हो जाएगा क्राउन का शासन चलेगा। क्राउन मतलब क्या होता है, तो क्राउन मतलब होता है ताज, शक्ति। अब शक्ति किसके पास होगी, शक्ति इंग्लैंड की महारानी के पास होगी। उस टाइम इंग्लैंड का महारानी कौन था, तो उस टाइम इंग्लैंड का महारानी था विक्टोरिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम चार्टर एक्ट 1853 में आया था, इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, अब कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया। और अब शासन किसका चलने वाला है, तो वो हो जाएगा इंग्लैंड के महारानी का। ठीक है, मतलब अब क्राउन का शासन चलने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब शासन किसका चलने वाला है, तो वो हो जाएगा क्राउन का शासन। क्राउन मतलब क्या होता है कि अब शक्ति इंग्लैंड के महारानी यानी क्राउन के पास होगा, जिसके पास ताज होगा, जो महारानी होगा, उसी के पास अब शक्ति जाने वाला है। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ, अब इंग्लैंड की महारानी, उस टाइम इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया। ठीक है, उस टाइम इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है, आप साथ ही साथ लिखते जाइए, क्योंकि मैं कम चीज़ों को लिख रहा हूँ और समझाने का ज़्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझने पे ध्यान दीजिए कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया 1857 की क्रांति के बाद, और क्राउन का शासन शुरू हो गया। क्राउन का शासन शुरू हुआ
क्राउन मतलब ताज, ताज मतलब शक्ति, शक्ति मतलब क्या होता है, ब्रिटेन की महारानी। अब ब्रिटेन की महारानी के पास शक्ति चली गई। अब ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया, एक उसके बाद चार्टर अधिनियम खत्म हो गया, अब भारत सरकार अधिनियम आया। अब भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, GOI एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए जब 1857 की क्रांति हाथ होता है, विक्टोरिया के पास शक्ति चली जाती है, तो इसके बाद महारानी विक्टोरिया एक घोषणा करती है। उस घोषणा को भारत में पढ़ के सुनाता है, वो कौन सुनाता है, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कहाँ पे सुनाता है, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद। कब सुनाता है, 1 नवंबर, 1 नवंबर कब सुनाता है, तो वो डेट था 1 नवंबर 1858 में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे ही महारानी के पास शक्ति चली गई, उसके बाद महारानी एक घोषणा करती है, वो घोषणा भारत में कौन पढ़ के सुनाता है, ऐसा तो नहीं कि घोषणा फिर महारानी वहां से भागते हुए आएगी और भारत में आके घोषणा करेगी, ऐसी नहीं है। तो भारत में कोई मतलब एक चीज और रह गया है, 1800 सॉरी एक चीज रह गया है आपका, नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, महारानी विक्टोरिया जो घोषणा करती है, भारत में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग उसे पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1958 का तारीख था वो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम, इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम, GOI, ठीक है। तो इसके बाद शुरू होता है GOI। GOI मतलब क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट GOI आता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या आता है, GOI भारत सरकार अधिनियम, GOI भारत सरकार अधिनियम 1858, 57 की क्रांति होती है, अब 58 में आता है GOI भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम क्या किया गया, तो सर्वप्रथम किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसे अब वायसरॉय बनाया गया, वायसरॉय बनाया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का सर्वप्रथम गवर्नर कौन, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन था, तो वो क्लाइव था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। फिर उसके बाद क्या आता है, अब आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद GOI भारत सरकार अधिनियम 1858 में आता है, और इसके तहत क्या किया गया है, भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा करके अब उसे बनाया गया है भारत का वायसरॉय, वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसरॉय का पद किस चार्टर अधिनियम के तहत, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत लाया गया, तो 1858 के GOI के तहत लाया गया, ठीक है। और इसके तहत अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, उसे ही भारत का फर्स्ट वायसरॉय बनाया गया। अगर पूछा जाए भारत का फर्स्ट वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, झंडूबाम कैनिंग था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद और क्या होता है, इसके बाद भारत परिषद का गठन किया गया। 1858 के GOI के तहत भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद का गठन किया गया। और इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 15 सदस्य थे। आपको अगर पूछा जाए, इसके तहत 1858 के GOI के तहत एक गवर्नर जनरल से वायसरॉय बनाया गया, दूसरा भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद में 15 सदस्य था। और इसका हेड कौन होगा, तो इसका हेड हो जाएगा इसका हेड कौन होगा, इसका हेड कौन हो जाएगा, तो इसका हेड हो जाएगा आपके भारत सचिव, ठीक है। भारत परिषद का हेड हो जाएगा भारत सचिव। और क्या किया गया, अब BOC और BOD खत्म किया गया, ठीक है। BOD खत्म कर दिया गया। और इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद किया गया मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया है,
मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या क्या किया गया है, तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत के वायसराय का पद बनाया गया, और उसके बाद दूसरा भारत का परिषद बनाया गया, भारतीय परिषद बनाया गया, भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। हेड कौन होगा? भारत सचिव होगा। और उसके बाद क्या किया गया है, जो 1884 के 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बीओसी और बीओडी का जो एक बनाया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाया गया है, अब उसको क्या किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत समाप्त किया गया, और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे मुगल सम्राट के पद को किस भारत सरकार अधिनियम से खत्म किया गया है, तो वो भी हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है, फिर इसके बाद आता है एक भारत सरकार अधिनियम, वो कौन सा था, तो इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1861। भारत सरकार अधिनियम 1861, इसके तहत क्या किया गया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, विभागीय प्रणाली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जाए कि पोर्ट विलियम प्रणाली किस जीओआई के तहत शुरू किया गया है, तो वो 1861 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पोर्ट विलियम प्रणाली शुरू किया, पोर्ट विलियम सिस्टम शुरू किया गया है। इसका मतलब होता है विभागीय प्रणाली। ठीक है, इसके बाद आता है जीओआई 1892, जीओआई भारत सरकार अधिनियम 1892। तो भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत क्या किया गया, 1892 के तहत इसके तहत किया गया है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत क्या किया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की सिस्टम को शुरू किया गया है। और 1861 के भारत सरकार अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली पोर्ट विलियम सिस्टम की शुरुआत की गई। ठीक है, पोर्ट विलियम सिस्टम की शुरुआत की गई। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन इसके बाद आता है 1905 में। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। किसके समय? बंगाल विभाजन पर भी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, पूरा पढ़ने का समय नहीं है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे होता है। ठीक है, और बंगाल विभाजन की डेट कब रखी गई, तो 16 अक्टूबर है शायद, 16 अक्टूबर या 16 अगस्त, दो में से एक होगा, 1905 में रखी गई। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया है, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, इसके तहत देखिए बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था 1905 में। ठीक है, और 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का एक मैं कांग्रेस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। 1885 से जब कांग्रेस का गठन हुआ था, वहां से लेकर अब तक कांग्रेस का जो है वो सब 1950 तक पूरा पढ़ाया जाएगा, कहाँ वहां पे कौन सा सेशन किसने लिया था। ठीक है, तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन होता है। ठीक है, जिन्ना वाला टीम मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो 1906 में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस जब दो भागों में डिवाइड हो गया, वो कब, तो एक था नरम दल, एक था गरम दल। ठीक है, और गरम दल के कौन थे, तो लाल वाल पाल थे, और नरम दल में महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, महात्मा गांधी तो 1915 में आया। ठीक है, सचेंद्र नाथ, ऐसे ही कुछ थे नरम दल के लोग, और जो गरम दल के थे लोग थे, नरम दल और गरम दल दो टीम हो गया, कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गया 1907 के सूरत अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग भी अलग हो गया, कहीं ना कहीं उनका बन नहीं पा रहा था, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो इससे
अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ? अंग्रेज तो चाहता था, अंग्रेज तो चाहता ही था कि तुम लोग जितना डिवाइड हो सको डिवाइड हो जाओ, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया, जो नरम दल वाले थे वो सोचते थे कि हम कुछ पेश करेंगे अंग्रेजों के पास, ठीक है। दस्तावेज पेश करेंगे, भारत उससे विनती करेंगे कि नरम दल वाले कि मतलब कुछ विद्रोह ना हो, बिना विद्रोह किए भारत को आज़ाद किया जाए। ये प्रणाली थी किसकी? तो नरम दल के लोग थे। और गरम दल के लोग वो गरम थे, वो मतलब विद्रोह चाहते थे, विद्रोह करके अंग्रेजों को भगाओ, मार के भगाओ, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ठीक है। और नरम दल वाले थे कि एक गाल बढ़ा दे तो दूसरी गाली बढ़ा दो, चटाक से मारो, ठीक है। तो अब क्या चाहते थे, तो गरम दल के लोगों को क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया, अंग्रेज द्वारा उन्मूलन किया गया। और नरम दल के लोगों को और मुस्लिम लीग के लिए एक मुस्लिम लीग के लोगों को कहीं न कहीं एक अलग से निर्वाचन प्रणाली दिया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग के लिए एक क्या किया गया, ठीक है। तो इनके लिए अलग निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया, मार्लो मिंटो एक्ट लाया गया, मार्ले मिंटो एक्ट लाया गया, क्योंकि नरम दल और मुस्लिम लीग ये एक तरफ हो गए थे और गरम दल एक तरफ हो गए, तो गरम दल के लोगों को अब अंग्रेज पकड़-पकड़ के जेल में डालने लगा, मारने लगा, ठीक है। और जो नरम दल थे और जो मुस्लिम लीग थे, इन दोनों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाया गया, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 लाया गया। तो अब जानेंगे मार्ले मिंटो एक्ट नए से वीडियो के साथ और नए सेशन के साथ। कल जुड़ना ना भूलिएगा, हर शाम 6:30 बजे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हर शाम 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। टारगेट स्टडी जब 100 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में देखेंगे 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम में क्या हुआ था। बने रहिए।